कैस जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। इसके मुज़दाक बाबर आजम आज ऐसा भागे इमाम की मोहब्बत में कि एक ही क्रीज में खड़े हो गए बाबर ओ इमाम। और नाजरीन, आज हमने फिर एक दफा तमाशा देखा जब हमारी सबसे प्रीमियर विकेट एक इंतहाई स्टूपिड अंदाज में थ्रू हुई। बाबर आजम रन आउट हुए और बाबर आजम के रन आउट होने के बाद बाबर आजम के चाहने वाले फिरका बाबर आजमिया के लोग जो है वो सारा दिन इमाम को तलवारें निकाल के ढूंढते फिर रहे थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो ऐलान कर दें इमाम उल हक जहां पे भी मिले उसे शहीद कर दिया जाए। और इमाम उल हक, मालूम नहीं क्यों मैं सोच रहा हूं कि किसी न किसी तरह से बाबर आजम और वजाहतुल्लाह वास्ती में कोई कनेक्शन ढूंढा जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इमाम उल हक ने अपने अंकल इंजमाम उल हक का वो बदला लिया है जो एक दफा वजाहतुल्लाह वास्ती ने उनके साथ किया था। और इंजमाम उल हक वापसी में बोलते हुए जा रहे थे, मुंह से तो बोलो, मुंह से तो बोलो। ये सीन कैप्चर हुआ था, आज भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप भी देख रहे हैं। अगेन एक इंटरेस्टिंग मैच, लेकिन इत्तेफाक से इस मैच में हमारा इंटरेस्ट जो है वो मुसलसल कम होता जा रहा है और न्यूजीलैंड का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। कैसे, आज इस पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। सेकंड टेस्ट, चेयरमैन बदला, चीफ सेलेक्टर बदला, टीम में थोड़ी अदला बदली हुई, लेकिन नतीजा वही के वही है। हम एक दायरे के सफर में फंस चुके हैं। पिछले साल हमारी परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी और इस साल पहले मैच में ही साफ नजर आ रहा है कि यह मैच आखिरी दिन हम किसी न किसी तरह से बराबर करने के लिए खेल रहे होंगे। जीतना इस मैच में नामुमकिन सा लग रहा है मुझे। न्यूजीलैंड ने 449 रन बनाए हैं। कॉनवे और लेथम की ओपनिंग पार्टनरशिप 134 रन की थी और कॉनवे और विलियमसन की पार्टनरशिप 100 रन की। 234 पे दूसरी विकेट गिरी थी, 345 पे नवी विकेट गिरी, लेकिन उसके बाद आखिरी विकेट दोनों ही बैट्समैन 10वें और 11वें नंबर के बैट्समैन, ये भी नहीं था कि एक बड़ा बैट्समैन खेल रहा हो और वो छोटे बैट्समैन को एक साइड पे लगा के, दोनों जो लास्ट के बैट्समैन थे हेनरी और एजाज पटेल, उन्होंने 104 रन की पार्टनरशिप जोड़ी है। 10वें नंबर पे आने वाले हेनरी ने 68 और 11वें नंबर पे आने वाले एजाज पटेल ने 35 रन बनाए। और यूं हमारे लिए एक दफा फिर हैंडसम सा टोटल सामने है। और उसके बाद हमारे ओपनिंग बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक और वन डाउन शान मसूद 19-20 रन बना के आउट हो गए। एक ने 19 और दूसरे ने 20 बनाए, जबकि बाबर आजम, जैसा कि आप सब जानते हैं, 24 रन के स्कोर पे इमाम उल हक के हाथों रन आउट हुए। अपने ही गोल पे गोल कैसे किया जाता है यह मंजर भी हमने देखा। और अब उसके बाद सऊद शकील ने एक और रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की, 41 डॉट बॉलें खेली पहला रन लेने की। 42वीं गेंद पे उन्होंने पहला रन लिया। ना मालूम क्या प्लानिंग थी, क्या सोच रहे थे, लेकिन बहरहाल अब इमाम उल हक के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। इमाम उल हक को चाहिए कि कम से कम इस मैच में ट्रिपल सेंचुरी बनाए, वरना बाबर के चाहने वाले उसको माफ करने को तैयार नहीं है। वो बुरी तरह से उसको ढूंढ रहे हैं। इमाम उल हक पे तो वैसे ही ठप्पा लगा हुआ है। हालांकि आज इमाम उल हक ने बहुत अच्छी बैटिंग की है और अभी हाल ही में लोगों को पता चला कि इस बाबर आजम के अलावा एक बैट्समैन इमाम उल हक भी है जो अच्छे खासे रन जोड़ रहा है और दुनिया में जो बैट्समैनों की रैंकिंग आई उसमें इमाम उल हक भी आया है। और इस वक्त इमाम उल हक 74 रन बना के खेल रहा है और सऊद शकील 75 गेंदें खेल के 13 रन बनाने में कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से मुस्तनद बैट्समैनों में सरफराज और आगा सलमान बाकी हैं और पाकिस्तान पे अभी तकरीबन 295 की लीड बाकी है। ये लीड उतारते उतारते हमारी पूरी टीम ऑल आउट हो जाएगी और मुझे यकीन है, न जाने क्यों मेरा दिल कह रहा है कि हम इस लीड में के अंदर ही आउट होंगे। तकरीबन 100-125 की हम पे लीड चढ़ जाएगी। उसके बाद न्यूजीलैंड बैटिंग करेगा, हमें 300-350 रन का मजीद टारगेट देगा और 5वें दिन हम सब दुआएं कर रहे होंगे, जुम्मे का दिन होगा कि मैच बचा लिया जाए। जब एक पूरा 2022 और 2023 का स्टार्ट हो गया है, हमारा वक्त इन्हीं बातों में गुजर रहा है। बॉलिंग लाइन की यह हाल है कि बॉलर पूरे मैच खेल के एक भी विकेट हासिल करने में नाकाम रहे। मीर हमजा की ये तीसरी इनिंग थी। मीर हमजा अपने खाते में विकेट लिखवाने में नाकाम है। हसन अली भी विकेट लिखवाने में नाकाम है। हसन अली के मुकाबले में पार्ट टाइम बॉलर सलमान आगा ने 3 विकेटें ली, जबकि 3 ही विकेटें नसीम शाह ने ली और 4 विकेटें अबरार ने। इस तरह से इन तीनों ने आपस में 10 विकेटें बांटी हैं। लेकिन ओवरऑल हमारा फास्ट बॉलिंग अटैक जो है वो इस सीरीज में बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है। हमें बड़ा फखर है, हमारे फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें जिन पे फखर है वो तो है भी नहीं। यहाँ पे फखर भी फखर है, फखर वनडे में आएगा,
लेकिन इस वक्त हमारी जिस तरह की बॉलिंग लाइन है, हम किसी भी टीम को कभी भी जिंदगी भर नहीं हरा सकते। इस बॉलिंग लाइन के साथ हराना तो भूल जाए, और खासतौर पे ऐसी पिचेस पे, क्योंकि बॉलिंग पिचेस पे तो एक चांस होता है कि सामने हमारे बॉलरों को हल्की सी सपोर्ट मिले और हम उनको आगे कर जाए और हमारा कोई अच्छा बैट्समैन खेल जाए। लेकिन जिस तरह की हम पिचेस बना रहे हैं, जहां पे 10वें विकेट की पार्टनरशिप में 100 रन की पार्टनरशिप हो रही है और हमारी पूरी टीम मिलकर आखिरी विकेट गिराने में नाकाम रही है बहुत देर तक, बल्कि बहुत देर तक, ये तो मेरा ट्रेडमार्क जुमला है ना। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैच के दूसरे दिन ही इस मैच की शक्ल नजर आ गई है कि यह मैच भी या तो पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा या पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से खींचतान के किसी तरीके से इसको ड्रॉ करने में कामयाब होगा। बाबर के चाहने वालों के साथ माजरत, इमाम तुमने अच्छा नहीं किया, लेकिन खैर अब तुम्हारे ऊपर कर्ज है कि तुम डबल सेंचुरी बनाओ अब, और अपनी तरफ आने वाले तोपों का रुख जो तोपों का रुख सारा दिन सोशल मीडिया का इमाम की तरफ रहा है, उनको थोड़ा सा मोड़ा जाए और लोगों को ठंडा किया जाए और इमाम के चाहने वाले भी आए और फिर एक दफा बाबर वर्सेस कोहली की जंग के बजाय बाबर वर्सेस इमाम की जो ये जंग चल रही है, इसे रोका जाए। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।